अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम खालिद साहब की जो किताब है उसका एक चैप्टर है सेक्शन वाइज नोट्स मिसलेनियस। खालिद साहब ने अपनी किताब के अंदर कुछ ऐसी इनकम है जिनको, या कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो किसी और जगह पर नहीं डिस्कस हो सकी, उन्होंने इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये उनका लास्ट चैप्टर है खालिद साहब की किताब का, इनकम टैक्स में। तो इसके पहले मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने डिविडेंड को डिस्कस किया, ये एक ग्रुप है। इसके बाद अगर आप देखें तो 2 से लेके 7 तक ये एक ग्रुप है। इसको मैं डिफरेंट कर देता हूँ, ग्रीन कलर। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एग्जाम्शन, ये एक ग्रुप है। लिमिटेशन, और इसको खालिद साहब ने एक अलग ग्रुप के अंदर, ये एक, आप समझें कि ये एक डिफरेंट ग्रुप है। ये ऊपर एक डेफिनेशन गिवन थी और एक ये गिवन है, इसको मैंने येलो कलर में कर दिया। इसके दरमियान में मिसलेनियस चीजें उन्होंने डाल दी हैं, रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर, सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, और एसोसिएट की एक ये डेफिनेशन पड़ी है येलो कलर में, आपको ये भी नजर आएगी। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो एक ऊपर डिविडेंड की डेफिनेशन गिवन है, एसोसिएट की डेफिनेशन गिवन है, और कुछ डेफिनेशन नीचे गिवन है जो किसी और चैप्टर में खालिद साहब ने नहीं डाली। मसलन मेरे ख्याल में डिविडेंड की डेफिनेशन जो है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाली जा सकती थी, ये वहां पर की जा सकती थी। एसोसिएट की डेफिनेशन जो थी कैपिटल गेन्स के चैप्टर में भी डाली जा सकती थी। रिलेटिव की क्योंकि वहां डेफिनेशन थी तो वहां डाला जा सकता था। लेकिन बहरहाल हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने जहां इसको रखा हुआ है वो हमने किया है। जैसे रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, ये बिजनेस के भी साथ और इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ भी डाले जा सकते हैं। पहले इसको जरा देखते हैं कि ये है क्या, इसका एक ओवरऑल व्यू लें, फिर हमें समझ आएगी कि ये क्या चीजें मौजूद है। सबसे पहले डिविडेंड जो है, आपको ये नजर आ रहा है कि क्या ये जो डिविडेंड है ये सिर्फ वही है जो हमें नजर आता है, या इसकी कुछ और शक्लें भी मौजूद है। पहली चीज तो ये है। तो पहली चीज ये है कि जो डिविडेंड है ये सिर्फ वही नहीं होता जो कंपनी कैश की शक्ल में देती है। ये और फॉर्म के अंदर भी लॉ ने हमें बताया है कि डिविडेंड जो है वो इन शक्लों में भी दिया जा सकता है। इसका ताल्लुक कंपनी के इक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ होता है। इक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसको कहते हैं, आप इसको जानते होंगे कि अकाउंटिंग में जो टर्म है रिटेन्ड अर्निंग, और जो आपका शेयर कैपिटल होता है इशूड शेयर कैपिटल। तो वो जो रिटेन्ड अर्निंग होती है उसको इक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं, आप उसको अकाउंटिंग में रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो इसकी जो डिविडेंड की जो लिमिट होती है ना, वो रिटेन्ड अर्निंग तक होती है। सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटेन्ड अर्निंग या इक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है ना, उस हद तक अपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है नॉर्मली। अगर उससे ज्यादा देगी तो वो समझा जाएगा कि उसने उनके पैसे वापस कर दिए। एक बड़ी कॉमन सेंस है कि मालिक का जो पैसा पड़ा हुआ है कारोबार के अंदर, उससे जो प्रॉफिट है, अगर उस प्रॉफिट इक्यूमुलेटेड मीन आज तक उसमें जितने पैसे आ चुके हुए हैं, उन पैसों की हद तक जितना पैसा उनको वापस किया जाएगा, वो किसी भी शक्ल में हो, वो डिविडेंड समझा जाएगा। सादा इसकी चीज ये सही है। वो साबुन की शक्ल में हो जाए, वो कैश की शक्ल में हो जाए, वो शेयर्स की शक्ल में हो जाए, उसको क्या समझा जाएगा, डिविडेंड। ये जो आपको 2 से लेकर 7 तक नजर आ रहे हैं ना, ये सारी एग्जाम इनकम, ये रिसीट्स है। ये क्या है, रिसीट्स है। डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन में अगर यहां से आपको पैसे मिलेंगे तो एग्जाम्प्ट होंगे, कंडीशन हमें पढ़नी है। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे मिलेंगे, वो एग्जाम्प्ट होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट कहता है सर पाकिस्तान या फॉरेन से हो, भाई एग्जाम्प्ट होंगे। जब लॉ ने एग्जाम्प्ट कर दिया तो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो उसके लिए क्या हो गया, नॉर्मली ये पाकिस्तान सोर्स इनकम की यहाँ पर बात की जा रही है।
इसी तरह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगर आपको किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर आपको पैसे मिलेंगे तो वो भी एग्जाम्प्ट होंगे। प्रेसिडेंट अगर आपको ऑनर देगा, ये प्रेसिडेंट वो नहीं है जो हर मोहल्ले के भी प्रेसिडेंट होते हैं जी, मैं इस मोहल्ले का सदर हूँ। हमारा जो एक्चुअल प्रेसिडेंट है, जो आजकल हमारे प्रेसिडेंट है, जरदारी साहब जो है, आप उनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, वो अगर किसी को ऑनर देंगे, ऑनर मीन ये नहीं कि इज्जत देंगे, यानी कोई प्रेजेंट देंगे, उसको कोई प्लॉट देंगे, मैं छिक्का मार दिया, कोई छक्का मार दिया जी, इसको एक प्लॉट दे दें, उनके कौन से अब्बू का है, हमारे ही है, तो ये क्या उसके लिए क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो। स्कॉलरशिप्स एजुकेशन की वो भी एग्जाम्प्ट होती हैं। स्पोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये आपको याद होगा सेक्शन 79 में हमने पढ़ा था कि जो बंदा अपनी स्पाउस को कोई एसेट दे अलैदगी की सूरत में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा ट्रांसफर के केस में। यहां कहा जा रहा है जिसको मिलेगा उसको भी टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, जब वो बेचेंगी तो जाहिर बात है उसको वो टैक्स लग सकता है, तो ये, तो यहाँ पर 6 चीजों के ऊपर एग्जाम्प्ट किया गया। उसके बाद कहा गया रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर्स, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया किसी जगह पर और उसकी कोई रिकवरी हो गई, रिक्यूब्ड कहते हैं रिकवर हो जाना, तो वो आपकी इनकम बन जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो बैड डेट्स की है। बैड डेट्स जो रिकवर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, आप उसको इनकम डिक्लेयर कर देते हैं। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका खत्म हो जाए और फिर भी उससे आपको इनकम आ जाए, तो वैसे समझा जाएगा जैसे वो सोर्स ऑफ इनकम खत्म नहीं हुआ। ये है सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। इसकी मिसाल क्या है, जैसे रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है, तो समझेंगे कि ये भी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, सही है। कारोबार था वो खत्म हो गया, बंद कर दिया, उसकी वेबसाइट से आपको पैसे मिल गए, तो समझेगा आपने कारोबार बंद कर दिया हुआ है लेकिन फैक्ट्री आपने बाद में बेची है, उससे गेन हो गया, तो ये बिजनेस का ही गेन समझा जाएगा। सही है, ये है। एसोसिएट की डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल, अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो उसकी टैक्स की जिम्मेदारी कौन पे करेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव, ये बताया जा रहा है। डिसीज्ड, फौत, मरहूम, अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके टैक्स की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है। अगर किसी फर्म एओपी के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आ जाए तो टैक्स की जिम्मेदारी किस पे लगेगी। 10 मेंबर थे, 3 छोड़ के चले गए, अब 7 है, तो उन 3 के साथ 7 टैक्स देंगे, कि अभी भी तीनों लायबल हैं, या ये 7 लायबल हैं, या वो 3 काबू आ गए या ये 7 काबू आ गए, कौन देगा, रिटर्न कौन जमा करवाएगा इनकी, ये वाली चीज है। और अगर वो फर्म बंद ही हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है। एक है कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसका, पार्टनरशिप डीड। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973, 1973 का आइन। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं चलाने का जो तरीका होता है। इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुरान पाक, है ना। आपके घर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, राइट, खाना क्या पकेगा, कौन इस घर में आ सकता है, कौन इस घर में नहीं आ सकता, एसी कितने बजे चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सेक्सेशन ऑफ बिजनेस अदरवाइज ऑन डेथ, अगर किसी बंदे की डेथ नहीं हुई और उसका कारोबार ट्रांसफर हो गया तो फिर पैसे कौन देगा। अगर किसी की, देखिए एक है डेथ हो गई, ऊपर उसने क्या कहा था कि अगर किसी बंदे की डेथ होगी तो उसका टैक्स कौन देगा। यहां क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी बंदे की डेथ नहीं हुई, कारोबार उस आगे ट्रांसफर हो गया है। यहां ऊपर क्या था, मरहूम डेथ होगी, यहां पर डेथ नहीं हुई, फिर टैक्स कौन देगा। अब आता है कि जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर जो एग्जामिशन मौजूद है वो क्यों है। सेकंड शेड्यूल की इंपॉर्टेंस यहां बताई जा रही है।
सेकंड शेड्यूल के अंदर जो एग्जेम्पशंस मौजूद होती हैं वो एक होती है कि इनकम कब एग्जेम्प्ट हो, और कब कानून की कोई सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, और कब रेट कम लगेंगे। तीन चीजें नॉर्मल इंपॉर्टेंट मैंने बताई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का फर्स्ट शेड्यूल में टैक्स रेट्स होते हैं, सैलरीड नॉन सैलरीड कंपनी का ये सारे रेट्स मौजूद होते हैं। सेकंड शेड्यूल के अंदर हमें ये बताया जाता है कि किन हालात के अंदर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। जैसे आपको पेंशन है, वो कहाँ लिखी हुई है, सेकंड शेड्यूल में। मार्जिनल कॉस्ट, अगर एक होटल, हॉस्पिटल और एक रेस्टोरेंट जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर ये अपने एम्प्लॉयज को वो जो रेलिवेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होंगे, उसके लिए एग्जाम्प्ट होंगी, सेकंड शेड्यूल में लिखा है। मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा, कहाँ लिखा है, सेकंड शेड्यूल में। इसी तरह बाद जगहों पर रिड्यूस रेट्स भी होते हैं, कि नॉर्मल ये रेट है, रिड्यूस रेट इतना होगा, तो अगर आप किसी रेट को कम करना चाहते हैं उसको भी सेकंड शेड्यूल में डाल दें। राइट, ये बात समझ आ रही, ये भी वहां पर मौजूद होगा। इसी तरह बाद जगहों पर कानून की कोई एप्लीकेशन रोक दी जाती है, जैसे मिनिमम टैक्स है, इन इन जगहों पे नहीं लगेगा, बाकियों पे लगेगा, इन जगहों पे नहीं लगेगा, ये भी सेकंड शेड्यूल का वो हिस्सा है। एग्जाम्पशन एंड टैक्स प्रोविजन इन अदर लॉज, अगर टैक्स के अंदर कोई और कानून क्या टैक्स को खत्म कर सकता है, द आंसर इज नो। टैक्स को, इनकम टैक्स को खत्म करने के लिए इनकम टैक्स के अंदर लिखना पड़ेगा। कस्टम वाले नहीं इनकम टैक्स खत्म कर सकते। कस्टम वाले ये लिख देंगे जनाब हमने ये इन इन जगहों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो ये है सेक्शन 54 जो कहता है कि भाई आपका जो टैक्स है, इनकम टैक्स को खत्म करने के लिए इनकम टैक्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। यू गॉट द पॉइंट। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी बुरी एग्जांपल। वो क्या एग्जांपल है कि मैं एक बंदे को जानता था, उसकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो गई। तो उसने अपने दोस्त को बताया कि यार ये बीवी मेरी बात नहीं सुनती। तो एक दिन उसका दोस्त आ गया उसकी बीवी की धुलाई करने के लिए। तो उनके घर में अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी, तो मैं गया, तो मैंने उससे पूछा यार तुम कौन होते हो इनके घर में घुसने वाले। वो बेचारी बैठी रो रही थी। अब जो उसने बसना था वो भी गई। वो तो बिल्कुल, फिर उसने कहा जी मैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं नहीं आपके साथ गुजारा कर सकता। भाई मैं तुम्हारी मार से तंग हूं और तुम चाहिए जाके अपने दोस्तों को लाके मुझे मेरी धुलाई कर रहे हो। तो वो क्या कर रहा था, सेक्शन 54 अप्लाई कर रहा था। तो ये लॉ में लिखा हुआ है कि भाई हमारे लॉ में एग्जेम्प्ट करने के लिए हमारे कानून में ही लिखना जाएगा, कोई और कानून हमारे टैक्स को खत्म नहीं कर सकता। और लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन, क्या अगर किसी की इनकम एग्जेम्प्ट होगी फिर जिसको मर्जी बांटता फिर उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी। मिसाल है, जैसे मैंने चावल उगाए हैं, मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है ना। अब मैं आपको गिफ्ट कर देता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, आपको मैंने गिफ्ट दिया है, आप मेरे रिलेटिव तो नहीं है ना, तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब आप ये नहीं प्ली ले सकते कि सर चूंकि इनकम एग्जेम्प्ट थी, अब ये पैसे आप जिसको बांटेंगे, मैं आगे जिसको बांटूंगा ये क्यामत तक एग्जेम्प्ट ही रहेंगे। तो जो एग्जेम्पशन जिस बंदे को मिली है वो एग्जेम्पशन उस तक होगी, आगे वो जो काम करेगा या लोगों को देगा वो उसके ऊपर अलग कानून अप्लाई होगा। ये इसके अंदर बात की जा रही है। और कुछ डेफिनेशंस है, समझ आ गई। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पहले ये लंबी डेफिनेशन है ये वाली और एसोसिएट की, इसको हम बाद में करेंगे। जो डेफिनेशंस है आज हम इनको जरा रीड करके तो कोशिश करेंगे कि ये इसको कंप्लीट करने। मैंने इसमें कलर किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये जो येलो कलर है 1, 10 और 18, 1, 10 और 18 ये डेफिनेशंस है। 2 से लेके 7 तक ये एग्जेम्प्ट इनकम है, और 15, 16 और 17 ये सेकंड शेड्यूल के रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस मौजूद हैं कि सेकंड शेड्यूल की कहाँ कहाँ एग्जेम्प्ट होती हैं, और बाकी ये मिसलेनियस इश्यूज हैं। ओके, ये आ गई जी हमारी सबसे पहली एग्जेम्पशन की।
तो कहते हैं जी इनकम ऑफ एन, अच्छा इससे पहले एक सेक्शन था सेक्शन 41, एग्रीकल्चरल इनकम, वो हम पढ़ चुके हुए हैं, वो एग्जाम थी। वो हमने जाके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसको डिस्कस किया था, वो इसी का हिस्सा है। एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 41, कि जो शख्स उसका रेंट, उसकी प्रोड्यूस को बेचना, या उसके जो करीब बिल्डिंग है, वो तीन चीजें हमने उसमें पढ़ी थी एग्रीकल्चर इनकम में, कि वो एग्जाम्प्ट होती है। जमीन का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, उस बिल्डिंग उस जमीन से जो प्रोड्यूस आपने चावल गंदम वगैरह उगाई है वो भी, जिन्होंने उनको पानी दिया, फसल को उगाया, उनकी इनकम भी, वो एग्रीकल्चर इनकम थी सेक्शन 41। ये 42 आ रहा है उसके बाद। कहते हैं जी इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज एग्जाम्ड इफ ही इज इंटाइटल्ड टू प्रिविलेज अंडर, प्रिविलेज मीन उसको सहूलत दी गई है, प्रिविलेज्ड पर्सन, सहूलत देना, अंडर डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट, यूनाइटेड नेशंस एक्ट। ये डेफिनेशन मैंने कभी भी पेपर में नहीं देखी। मैं उसकी इंटेंसिटी भी बता दूं कि इसको एक दफा आज पढ़ ली, एक दफा एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। अगर ये लोगों को इन दोनों कानून के अंदर, ये दोनों कानून है देखिएगा, इंटरनेशनल लॉज हैं, इनके अंदर ये प्रिविलेज्ड हैं, यानी इनकी नॉमिनेशन यहाँ हुई हुई है, तो उनकी इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इन दोनों कानून के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो फिर इनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी। Any pension received by a citizen of Pakistan from United Nations or its specialized agencies is exempt if the salary from such employment was exempt. अगर कोई शख्स यूनाइटेड नेशन में काम कर रहा है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो उसकी पेंशन भी एग्जेम्प्ट होगी अगर उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट है। उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी तो पेंशन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नॉर्मली आपको पता है पेंशन एग्जेम्प्ट ही होती है। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, ये है पाईवाली। हम पंजाबी में एक लफ्ज यूज करते थे, पाईवाली, राइट। ट्रीटी भी अंग्रेजी में इसको ट्रीटी कहते हैं, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। सैलरी ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल इज एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इन पाकिस्तान, यानी कोई गोरा है और वो पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिशियल, लाजमी नहीं गोरा ही हो, अफ्रीका से आ गया तो काला भी हो सकता है, राइट। और वो स्किन भी हो सकता है, स्किनी जिसे कहते हैं, हमारा गंदमी। गोरा अगर पाकिस्तान में काम कर रहा है और उसको पाकिस्तान से सैलरी मिल रही है, तो वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी टू सच गवर्नमेंट इफ, अगर किसी गवर्नमेंट का बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगा। उसकी पाकिस्तान सोच सैलरी पे टैक्स कब होगा, अगर वो रेजिडेंट होगा तो, कि नहीं। अगर नॉन रेजिडेंट होगा फिर भी टैक्स होगा। उसका रेजिडेंट, क्योंकि पाकिस्तान से अगर वो कमा रहा है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होती होती है, बेशक वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। फॉरेन सोर्स इनकम के मुतालिक देखा जाता है कि ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है या नहीं। पहली शर्त है द एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट एंड नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो उस मुल्क का सिटीजन है। सर्विसेज आर सिमिलर टू दोज परफॉर्म्ड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द फॉरेन कंट्री, हमारे लोग भी उस मुल्क में वैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट सिमिलर एग्जामेशन टू पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल, देखें एंड, जिसका मतलब क्या है कि वो पाकिस्तान का, पहली बात है, सिटीजन नहीं है। हमारे लोग भी उस मुल्क में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे लोगों को उस मुल्क ने भी उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगाया हुआ, तो फिर उनके जो लोग पाकिस्तान में काम करेंगे हम भी उन पे टैक्स नहीं लगाए। एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, certain income are exempt under tax treaties, an agreement for the avoidance of double taxation, tax treaties shall apply in case of any con,
ये तो वही टैक्स डिटी की बात की जा रही है। इनकम ऑफ अ फॉरेन नेशनल इज एग्जाम टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन एन एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अ फॉरेन कंट्री। अगर कोई फॉरेन नेशनल है और वो पाकिस्तान और किसी और मुल्क के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, जैसे अमेरिका के दरमियान हुआ था, आपको याद है रेमंड आया था पाकिस्तान में, रेमंड एक बंदा था जिसने हमारे दो लोगों को यहाँ पर उनका कत्ल भी किया था, याद है ना? तो वो, अब मैं वैसे मिसाल के लिए कह रहा हूँ, वो आया अमेरिका से, उसने दो लोगों को कत्ल करना है, और वो क्या था, फॉरेन नेशनल था, और उसने दो लोगों को मार भी दिया। तो उसमें जो इनकम आएगी वो पाकिस्तान में क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। शर्त ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका का एग्रीमेंट था कि भी आप आओ, कौन से लोग मारने हम आपको सामने पेश कर देते हैं, जरा प्लीज इसके अलावा कोशिश करना ना मरे, बाकी इनको तुम चुप करके मार के तो यहाँ से आप निकल जाओ, तो फिर उसकी इनकम क्या होगी पाकिस्तान में, एग्जाम्प्ट हो। और अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ये उसकी एक कंडीशन है कि आप उस एग्रीमेंट के अंदर रहते हुए। इसकी और मिसाल मैं आपको, जो सही है तो वैसे ही मैं कर रहा था, जो नेटो की फोर्सेस ने जब अफगानिस्तान पे अटैक किया था, तो हम लोग वहां सप्लाई देते थे, हमारे लोग चावल सप्लाई करते थे। वहां पर 2-2.5 हजार बंदा बैठा हुआ था, उन्हें चावल खाने थे, उन्हें चीजें खानी थी, तो वो यहाँ पर सप्लाई भी करते थे नेटो फोर्सेस को। तो उनकी इनकम क्या थी, वो एग्जाम्स हो। क्लियर? एग्जाम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पशन अंडर फॉरेन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022। Taxes on income, including capital gains, advance income tax, minimum and final tax under the income tax ordinance shall be exempt in respect of qualified investment such as Ricodic project in Balochistan under the act। ये Ricodic का पता चला आपको कौन सा है? सोना, गोल्ड। यहाँ गोल्ड माइंस है, यहाँ क्या है, गोल्ड माइंस है। तो आपको गोल्ड की बजाय अब आजकल हमें गोल्ड बॉय मिलता है सड़कों पे। तो उन्होंने कहा गोल्ड, ये देखो पूरा बंदा ही हमने आपको गोल्ड का दे दिया, तुमने रिकोडेक क्या करनी है। तो रिकोडेक के ऊपर जो है, इस वक्त जो है उन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ से आ, अगर आप रजिस्टर्ड हुए हैं, इस आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो की है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के अंदर, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स पाकिस्तान में नहीं लगेगा। सही है? अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, तो फिर हम आपसे कोई भी टैक्स, ना मिनिमम टैक्स ना एडवांस टैक्स, कुछ भी नहीं होगा। All the investors and shareholders of the qualified investment, their associate and companies specified in this act, including third parties lender on account of any loan, shall also be exempt from taxes and other provision of income tax। किसी को टैक्स नहीं लगेगा, ना उनके शेयर होल्डर्स को टैक्स लगेगा, ना उनके मेंबर्स को टैक्स लगेगा, और जो लोग उनको कर्जा देंगे उनको भी टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल क्लीन, सब कुछ चलेगा। सदर साहब, सदर पाकिस्तान, ये किसको भी कोई भी इनाम देंगे उस पर टैक्स नहीं। मियां दाद ने छक्का मारा था शारजा कप के अंदर, आखिरी गेंद पे मेरे ख्याल 4 स्कोर चाहिए था, उन्होंने छक्का मार दिए। तो मेरे ख्याल उनको प्लॉट दिया गया था एक पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान ने आके हमारे पैसों से, ये नहीं कि अपनी जेब से, हमारे पैसों से उनको कहा भी ये मैंने आपको प्लॉट दिया, तो वो उस पर टैक्स नहीं होगा। स्कॉलरशिप, एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट एजुकेशन कॉस्ट इज एग्जेम्प्ट। किसकी है? अदर देन स्कॉलरशिप पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एसोसिएट। यानी एक आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज को या उनके बच्चों को नहीं दे सकते, वो एग्जाम नहीं है। एक एम्प्लॉय को उसकी जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, उनको कहती है ये लो पैसे अपने बच्चों की तालीम वो भी हम पे करेंगे। तो क्या है सैलरी में ट्रीटमेंट उसका?
टोटली टैक्सेबल है, ये टोटली टैक्सेबल है। अगर वो इदारा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और फिर उसके डिपेंडेंट को वहां पर मिल रही, फिर वो एग्जाम है, अदरवाइज वो क्या है, टैक्सेबल होती है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी पढ़ने के लिए, इस वक्त बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं। ये HEC की स्कॉलरशिप्स आती हैं बाहर पढ़ने के लिए, और बोर्ड्स भी देते हैं स्कॉलरशिप्स, जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे हुक्मरान भी देते रहते हैं स्कॉलरशिप जो है पढ़ने के लिए। मेरा ख्याल ये लैपटॉप भी शायद इसी में आ जाते होंगे। ये स्कॉलरशिप तो नहीं वैसे कहलाती, ये तो लैपटॉप जो है ना होते हैं, एग्जामिशन करवा लेते हैं। एजुकेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय और हिज डिपेंडेंट इज टैक्सेबल, ये मैंने ये बता दिया आपको। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलैदगी की सूरत में स्पाउस को जो पैसे मिलेंगे या एसेट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा। तो एसेट देने वाले भी और लेने वाले दोनों का एग्जाम्प्ट होगा। तो ये सात, एक ग्रुप हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। एक ग्रुप हमारा, दोबारा जरा देखिएगा, इसकी मैंने समरी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि खालिद साहब ने इसकी समरी ऑलरेडी यहाँ पर बना दी हुई है। चैप्टर है जी आपका सेक्शन वाइज इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट नोट्स। ये नजर क्यों नहीं आ रहा? स्कॉलरशिप में पूछ रहे हैं एसोसिएट का क्या मतलब है, कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्कॉलरशिप दे देता है, वो टैक्सेबल है। एसोसिएट के अलावा अगर देंगे तो वहां होगी। मैट्रिक में मुझे याद था बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप देता था। ये आई कैप नहीं स्कॉलरशिप देता आप लोगों को, आती है ना ये, वो आपका एसोसिएट नहीं है, वो एग्जाम्प्ट होगी आपके लिए, उस पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। इस ओके। तो ये पहली चीज हमने पढ़ी, डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एक्ट। फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल अगर पाकिस्तान में काम करेंगे तो उनकी इनकम एग्जाम्प्ट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वहां से जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी एग्जाम्प्ट। प्रेसिडेंट अगर आपको कोई ऑनर देंगे वो भी एग्जाम्प्ट। एजुकेशन स्कॉलरशिप अदर देन एसोसिएट वो भी एग्जाम्प्ट। स्पोर्ट पेमेंट अंडर एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट बाय द स्पाउस, ये भी एग्जाम्प्ट। तो सात चीजें मैंने अभी आपको पढ़ा दी हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ये सी चला रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर्स, अगर आपके खर्चा वापस हो गया, एक्सपेंस जो थे, उस एक्सपेंस में कोई आपको फायदा मिल गया, तो वो फायदा उस साल आपकी इनकम का हिस्सा बन जाएगी। रिक्यूब्ड, वापस हो जाना, फायदा मिल जाना किसी खर्चे से। मिसाल के तौर के ऊपर आप पेंट लेकर आए 1 लाख रुपए का, तो आपने जब डिब्बा खोला तो उस डिब्बे के नीचे क्यूपन पड़ा हुआ था, और उस पे लिखा हुआ था जनाब 10 रुपये, 10,000 आपको वापस मिल गए। यानी 10,000 रुपये का आपको क्या मिल गया, क्यूपन वापस मिल गया। आप गए, उन्होंने आपको इतने पैसे, आप 1 लाख रुपए का खर्चा बुक कर चुके हुए थे, आप इसकी एंट्री डाल चुके थे, और 10,000 आपको, तो हम कहेंगे रिक्यूप हो गए, वापस मिल गए आपको। तो लॉ क्या कहता है, या उस खर्चे को कम कर लो या इसको इनकम डिक्लेयर कर। सही है। इस तरह बैड डेट्स की एग्जांपल लें आप। आपने बैड डेट्स बुक कर लिए हुए थे, याद है आलू एक्ट, वो क्या था, अलाउड माइनस, वो यही रूल है कि आपको अलाउड कर दिए गए थे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया, एक्चुअल हुए आपके 80 रुपीज। तो क्या हुआ, वो जो 20 का आपको फायदा होगा वो इनकम में ऐड कर दो।
ऐसे ही है ना? Yes, sir. ये वही वही रूल है सेम, कि आपका जो एक्सपेंस अलाउ हुआ था एक्चुअल उससे कम हुआ है, वापसी मिल गई आपको, डिस्काउंट दे दिया किसी ने, कैश डिस्काउंट मिल गया आपको, आपने परचेजेस की थी उधार के ऊपर 100 मिलियन की, आपने बुक कर ली, कैश डिस्काउंट मिल गया आपको, आपने एक्चुअल पेमेंट की जो है वो 90 मिलियन की है अगले साल जाके, तो नेक्स्ट ईयर में कितना फायदा हुआ आपको? 10 मिलियन का, वो इनकम में डाल दें, यानी खर्चों को कम करें। Any amount subsequently received in cash or in kind in respect of any tax expenditure or tax loss shall be treated as income। ये है वो रूल। रिक्यूब की समझ आ गई है? बुझे बुझे लग रहे हैं आज। हम्म। पढ़ना पड़ रहा है। हम्म। ये भी अच्छी बात है, पढ़ना नहीं पड़ रहा। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि पेपर हम किन लोगों के लिए बनाते हैं पास होने के लिए? जो प्रैक्टिस करके आते हैं, जो जो पेपर में, हम पंजाबी में कहते हैं सोची पे आते बंदा गया, ठीक है ना? सोची पे आते गया, यानी बहुत ज्यादा सोच जो है, इसलिए एग्जामिनर उन बच्चों को पसंद नहीं करता एग्जाम के अंदर जो सोच में पड़ जाते हैं वहां जाके, क्या करूं क्या ना करूं। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, अगर कोई इनकम खत्म हो जाए और उससे फिर इनकम आ जाए, मुर्दा जिंदा हो गया। तो देखा है आपने ड्रामा वो? आपके दौर में तो अब तो रिसाले खत्म हो गए, हमारे दौर में रिसाले आते थे, इमरान सीरीज, जिंदा लाश, इस तरह के आते थे, ताबूत और जिन। तो हम ऐसी कहानियां जो है ना, लाइब्रेरीज होती थी मोहल्लों के अंदर, और वो अकाउंट खुलता था आपका, 10 रुपये आपने एडवांस देने होते थे, और आपकी एक लिमिट होती थी कि इतने आप रिसाले रोज ले जा सकते। तो हम वो रिसाले, इमरान सीरीज की इतनी मजर, एम ए कलीम मजर होता था, इमरान सीरीज एक अजीब दुनिया होती थी, वो रिसाले आते थे। फिर घरों के अंदर अखबारें जहाँ हर हफ्ते में आता था, वो औरतों के लिए, औरतें वो पढ़ती थीं, मशहूर होता था अखबार, लोग पढ़ते थे, और रात को इशा के बाद सो जाते थे। रात को ना जो हमारी खबरें आती थी ना, मेरे ख्याल 9 बजे खत्म होती थी टीवी की, और उसके बाद वो पट्टियां सी आ जाती थी 3 4 कलर की, पीली नीली। जो शख्स वो खबरें देख के सुनता था ना, तो कहते थे कि ये नशई आदमी है, कि यार ये रात को जब तक खबरें ना ना बंद हो, ये टीवी देखता रहता है। हम कहते हैं अच्छा इतनी देर, यानी हमारी रूटीन होती थी नमाज पढ़ी है और उसके बाद सारे सो जाते थे। एसी कहाँ होते थे, कोई इक्का दुक्का कोई अमीर आदमी होता था। हम तो छत पे सोना, पंखे लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, चल भाई अल्लाह तेरी यार, ये हमारी रूटीन। और सुबह सूरज के निकलते हुए उठना, वो तो इंतहाई नाहंजार आदमी होता था जो सूरज निकल गया और उठ गया, वो होए हुए। हमें तो बड़े बुरे अलकाब से याद किया जाता था, वैसे सोया ही नहीं जाता था। जब धूप निकल आई है तो फिर आपने कैसे सोना, ये रूटीन का हिस्सा होता था। और रात को ऐसे होता था इशा पढ़ के कि जैसे आपका स्विच ऑफ हो गया, बस वो गिर गए आप। तो कितनी बरकत थी, मैं सोचता हूँ कितनी बरकत थी, कितनी खुशहाली थी हमारी जिंदगी के अंदर। डॉक्टरों के पास कोई उक्का दुक्का बंदे होते थे, अब तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अब तो उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, सारा खलकत भी बढ़ गई है, रात को भी लेट सोना शुरू कर दी। तो सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका खत्म हो गया, इफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, हैज सीज्ड, खत्म हो गई है, सीज हो गई है। कहते जी अब तो 12 12 घंटे सोते भी हैं, 12 घंटे बाद उठते भी हैं। And subsequently any benefit was is derived in cash, walaikum salam, in kind from that activity, thank you, then it shall be taxable in the normal manner and all provision of ordinance shall apply।
ये उसके ऊपर नॉर्मली अप्लाई होगी। ये एसोसिएट की डेफिनेशन बाद में करेंगे। ये सेल्स टैक्स में करवा नहीं चुका आप? एसोसिएट की डेफिनेशन करवा चुका हूँ। चलिए दोबारा कर लेंगे, जितने बुरे दिल से आपने कहा, लग रहा नहीं किया आपको। अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो टैक्स कौन देगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? एक ही है, वो क्या है? टैक्स। अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो टैक्स भी फौत होगा नहीं। इसका असूल क्या है? भुट्टो जिंदा है। जैसे भुट्टो सिंध में जिंदा है ना, इसी तरह टैक्स में भी भुट्टो जिंदा है। उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है एआर, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। वो होता है जैसे हम लोग कंसल्टेंट, आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो हमारे थ्रू फाइल करवाएं, तो हम आपके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको वकील कहते हैं, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, जो रिटर्न के अंदर आपको पढ़ाया था। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल, मरहूम जिसको बोलते हैं, इनको मरहूम क्यों कहते हैं? मरहूम क्या चीज होती है? ये लफ्ज रहम से है कि अल्लाह उस पर रहमत करे, इसलिए उसको मरहूम कहते हैं। मरे हुए को नहीं कहते, अल्लाह उस पर रहम करे, मरहूम। समझ आई? shall be liable for any tax that the individual would have become liable for if the individual had not died। भुट्टो जिंदा है, जैसे कि अभी वो फौत। एनी टैक्स पेबल रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द डिसीज्ड एस्टेट, उसकी जो जायदाद है उसमें से टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अब देखें ना, एक बंदा है, मिस्टर ए है, उसके पास 100 मिलियन उसने टैक्स देना था। मिस्टर बी है, उसकी अपनी जो जायदाद है उसकी 200 मिलियन है। मिस्टर ए फौत हो गया, मिस्टर बी को इसकी जायदाद मिल गई, लेकिन मिस्टर ए की जो जायदाद है वो है 80 मिलियन की। तो टैक्स वाले कह रहे हैं जी 100 मिलियन चाहिए, तो क्या है, 20 मिलियन ये देगा? नहीं, ये कितना देगा? 80 मिलियन। इससे इसकी यानी जो अपनी स्टेट है उससे पैसा नहीं लिया जाए। यानी बी जो है, इसका जो इसकी जायदाद बी के नाम, ये बाप था ये बेटा है, इसके नाम जायदाद ट्रांसफर हो गई, तो टैक्स वालों ने इससे 100 मिलियन लेना था। मिस्टर बी की जो बेटा है उसकी अपनी जायदाद भी, स्टेट भी मौजूद है, उसकी वेल्थ है 200 मिलियन की। लॉ इससे नहीं रिकवरी करेगा। मैक्सिमम कितनी रिकवरी हो सकती है? 80 की। वो कहेगा भाई 80 आया, सारे का सारा आप ले जाए, दैट्स इट। उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व नहीं किया जाए। या तो समझ आई है या नहीं समझ आया? मुर्दों की तरह बैठे हुए हो। The legal liability of the legal representative shall be limited to the extent to which the deceased estate is capable of meeting the liability। यानी इसका सादा अल्फाज में अंग्रेजी आप लिखेंगे, is limited to the extent, is limited to the estate of the deceased person। तो आपकी अंग्रेजी पूरी हो जाएगी, limited to the estate of deceased person, that's it। कि उसकी जो लाइबिलिटी है, जो मरहूम है, उसकी जायदाद तक लिमिटेड होगी, इसकी जायदाद उसमें इन्वॉल्व नहीं की जाएगी। कोई टैक्स की कार्रवाई करनी है तो इसके अगेंस्ट चलेगी। कोई टैक्स की कार्रवाई है जो इसके बाप के, जिसका ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है चलनी, वो इसके खिलाफ चलाई जाएगी। एनी टैक्स प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड बिफोर हिज डेथ शैल बी ट्रीटेड एज टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। All proceeding that would have been initiated against the deceased person shall be initiated against the legal representative। वो उसके खिलाफ चलेगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते किसको हैं? मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, जो कानूनी तौर पे मरहूम की जायदाद को प्रेजेंट कर रहा है, कानूनी तौर पर।
एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, जो इस मरहूम की जायदाद के साथ इंटरमेडल करता है, यानी उसकी लेन देन है। देखिएगा इसमें क्या मतलब है इसका अंग्रेजी में, इंटरमेडल। हम्म, हकदार। इंटरफेयरिंग विद और टेकिंग कंटेंट्स ऑफ समवन प्रॉपर्टी। हाँ, यानी जो उसकी जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा थोड़ा सा औखा लफ्ज है। एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूड इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर द पर्सन ऑन होम द स्टेट, यानी जो बंदा, अगर वो बंदा तो मौजूद नहीं जो फौत हो गया है, उसके बिहाफ के ऊपर जो सू कर रहा है, सू समझते हैं, केस करता है वो, या उसके बिहाफ के ऊपर इसके ऊपर केस किया जा सके, यानी ऐसा बंदा जो इसकी प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करता है, नंबर वन, या इसके खिलाफ जो केस होना था उस बंदे के खिलाफ वो इसके खिलाफ किया गया है। ओके, या उस बंदे के बिहाफ के ऊपर ये केस कर रहा है। मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ। एक मेरे जानने वाले हैं दोस्त, उन्होंने मुझे बताया कि उनके दादा की एक जायदाद थी जो किसी ने कब्जा की हुई थी, जमीन। तो अब ये उस मुकदमे को ये लड़ रहा है, समझ आ रही? तो ये क्या हुआ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया उसका। तो अगर ये मुकदमा जीत गया तो जो दादाजी ने टैक्स देना ये भी देंगे। ये मीठा हप हप कड़वा थू थू नहीं होगा कि जायदाद लेके साइड पे हो जाए, जब लेंगे तो कहेगा भाईजान इधर आ, ये आपके दादाजी ने टैक्स भी देना है, वो भी आप ही देंगे। इस ओके, क्लियर हुई बात क्या नहीं? चलो दोबारा जरा रिकैप पे चलते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। आपने बताना है कि आपको समझ आई है रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर की, क्या समझ आई है आपको? क्या होते हैं रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर्स? आपका खर्चा हुआ, उससे कोई आपको बाद में बेनिफिट मिल गया कैश में या इन काइंड, वो आपकी इनकम डिक्लेयर होगा। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। हाँ जी। हम्म, कोई टैक्सेबल एक्टिविटी जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो खत्म कर बंद देंगे हो तो गई है, बाद में कमाई। फिर भी उससे इनकम आ जाए तो वो एग्जाम नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते मेरा कारोबार तो बंद हो गया, अब मेरी जॉब तो गई, ऐसा नहीं है। आपकी एक्टिविटी मौजूद है या नहीं है, जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी। और मरहूम के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका क्या होता है? वो टैक्स देंगे, उस हद तक उनको टैक्स। और रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं? जिसकी जायदाद को इंटरमेडल करे, जो आज आपने लफ्ज सीखा है, इंटरमेडल विद द स्टेट ऑफ द डिजीज, who can be sued or he can sue on the behalf of the deceased person, जिस पे केस किया जा सके और किसी और पे केस कर दे। ये चीज भी समझ आ गई? चलें जी, आगे नया ये खुल रहा है, ये आगे एक नया ग्रुप आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये कमांड मैंने क्या यूज किया, मैं डायरेक्ट इधर आ गया हूँ। मैंने अभी एक कमांड यूज की थी, ये वाली, ये लिखा गो टू, मैं कहता हूँ पेज, मैं डायरेक्ट इस पेज पे आ गया। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी वर्ड में लिखेंगे। तो मैंने पहले यहां देख लिया था, नीचे लिखा हुआ था, ये देखे पेज। मैंने यहां से देखा पेज कितना है, 5। अगर मैंने फर्स्ट पेज पे जाना है तो मैं लिखूंगा कंट्रोल G1, मैं इधर आ जाऊंगा। कंट्रोल G5 तो मैं इधर आ जाऊंगा। इस तरह से भी आप कमांड से
ये कमांड यूज कर सकते हैं। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, अगर एओपी की कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आ गई तो अब तब्दीली कौन बर्दाश्त करेगा? हम्म, कौन बर्दाश्त करेगी? देखिए, इसका बड़ा सादा और कॉमन सेंस है। जो बंदा जब तक पार्टनर था उस हद तक उसकी लायबिलिटी डिटरमिन की जाएगी। ये क्वेश्चन कभी पेपर में आया नहीं, आ सकता है न्यूमेरिकली। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बना के देता हूं। एक एओपी है और टैक्स ईयर है 2026। उसकी जो शेयर फ्रॉम एओपी है वो है 100 मिलियन, और पार्टनर है उसके तीन शुरू में आए थे, ए प्लस बी प्लस। ये दोनों की जो शेयर था वो इक्वल था, तो कितना होगा? 33.33% तीनों का शेयर था। तो अगर आप शेयर फ्रॉम एओपी लेंगे तो कितना लेंगे हर एक का, उसकी टैक्सेबल इनकम के लिए? 33.33 मिलियन। हुआ क्या कि 30 सितंबर को मिस्टर सी छोड़ के चला गया। 30 सितंबर 2025 को मिस्टर सी छोड़ के चला गया। आज थे मिस्टर ए और बी, दोनों बच गए। अब शेयर ऑफ एओपी कैसे कैलकुलेट होगा? पहली बात यह है कि रिटर्न ये फाइल करें। क्या करेंगे? रिटर्न ये दोनों फाइल करेंगे। अब ए सी की जिम्मेदारी नहीं है। ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, इस 3 महीनों का पहले अलग कैलकुलेट करें। ओके। अब इसको क्या करें, आप कितने हिस्से बनते हैं? 4। 3 महीने है ना, तो पूरे साल में 12 माह हुए। तो इसको 4 पे तकसीम करें तो आंसर क्या आता है? 25। तो इस हिस्से का कितना हो गया? 25 मिलियन। ओके। इस हिस्से का कितना हुआ? 75 मिलियन। अब ये 75 तो ए और बी में जाना है ना, ये 25 मिलियन तीनों में जाएगा। फाइन। तो 25 का मिस्टर सी का कितना हिस्सा होगा? 25 मिलियन इंटू 33.3%। कितना हुआ? ए बी और सी का। 8.3 हाँ जी। 8.3 ए का हो गया 8.33, और बी का भी 8 सी का भी 8। सी का जब ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा, अगर इसके अलावा इसकी कोई और शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है तो ये उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा, शेयर फ्रॉम एओपी। अब आते हैं बी और सी का। यहाँ ए और बी का कितना शेयर हुआ? इसका डिवाइड करें 2 पे। 37.5, 37 तो अब इसका होगा 37.5, 30, ये होगा। समझ आ रही? यानी जो शख्स जितनी देर के लिए इस एओपी में रहा वो उतनी देर का लायबल है, पूरे साल का वो लायबल नहीं है। वेयर अ चेंज अकर्स इन अ टैक्स ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी, लाइबिलिटी ऑफ फाइलिंग। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पता है क्या पढ़ा हुआ है? पार्टनरशिप डीड। आपको बिजनेस लॉ में ये लफ्ज यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपको ऑल्टरनेट वर्ड देता हूं ताकि एग्जामिनर अगर ये वर्ड यूज करे तो आप परेशान ना हो। Liability of filing the return on the behalf of the AOP for the tax year shall be on the AOP as constituted at the time of filing of return। यानी पहले कितने लोग थे? ए बी और सी। रिटर्न फाइल करने के टाइम पे कौन थे? ये रिटर्न फाइल करेंगे। बट द इनकम ऑफ एओपी shall be apportioned among the members who were entitled to receive it। ये मैंने इसकी आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी है। However, where tax assessed on a member cannot be recovered from him। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी दौड़ गया, काबू नहीं आया,
इट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एओपी एज कॉन्स्टिट्यूटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ। अगर सी काबू ना आया और उसने कोई टैक्स देना था, तो टैक्स किससे लिया जाएगा? एओपी से। ए और बी इन दोनों से रिकवरी की जाएगी। लेकिन ये उसके डिविडेंड के ऊपर नहीं टैक्स देंगे। उसको कहीं से डिविडेंड मिला था और वो दौड़ गया है, ये नहीं। इस फर्म से रिलेटेड अगर कोई उसका टैक्स बनता है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं कि उसकी सारी जायदाद के ऊपर जनाब उसको कहेंगे जनाब उसका फलाना भी था, उसकी जॉब का भी टैक्स दो, फलाना भी दो, नहीं। इसके रिगार्डिंग क्लियर। डिसकॉन्टिन्यूंस ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ एओपी, और एओपी ही फौत हो गई। पहले था बंदा फौत हो गया, अब क्या है? फर्म फौत हो गई है। अब क्या होगा? अब उसके फौत होने पे जितने लोग मौजूद थे वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर फौत होने से पहले कोई जा चुका फर्म छोड़ के, वो उसका रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर ये बंदे काबू ना आए जो फौत होने पे थे, जो पहले छोड़ के चला गया, फिर उसको पकड़ लिया जाएगा। यानी जो भी काबू आ गया उससे टैक्स की रिकवरी कर ली जाएगी। वेयर एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय एओपी हैज बीन डिसकंटिन्यूड। अब देखें पर्सन की डेफिनेशन क्या है। इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें। तो इंडिविजुअल अगर काबू ना आए तो कौन आएगा? अगर इंडिविजुअल फौत हो गया तो क्या होगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये बात गौर से सुनिएगा। इंडिविजुअल अगर चला गया, अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। या वो फौत हो गया, या उसका कारोबार ट्रांसफर हो गया। अगर फौत हो गया तो कौन है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अगर उसने कारोबार ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफरी है वो काबू उससे लिया जाएगा टैक्स, अगर उसने ना दिया तो। एओपी में भी हमने क्या पढ़ा? एओपी भी दो सूरतें हैं। एक, पहले अभी हमने पढ़ी ट्रांसफर की, यानी मेंबर उसने अपना शेयर बेच दिया, शिफ्टिंग हो गई, तो कौन होंगे? जो मौजूद होंगे उनसे टैक्स लिया जाएगा। और अगर ये फर्म फौत हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो अब क्या होगा? जो काबू आ वो काबू आ गया, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव काबू आ गया। यानी एक बंदे को काबू करना था, पता चला वो तो फौत हो गया, फर्म भी फौत हो गई, बंदा भी फौत हो गया है। अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ढूंढा जाएगा कि वो कौन। मैं आपको इसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बहुत अच्छी मिसाल देता हूं। पहले ये मिसाल मुझे भूल जानी है, बड़ी जबरदस्त आई हुई है। हमारे खानदानों में एक रिवाज होता है कि अगर कोई फौत हो जाए खातून, तो उसकी फौतगी के ऊपर जो खाना दिया जाता है वो उसके घर वाले आके देंगे। अगर कोई खातून फौत हो गई है तो उसका खाना कौन देंगे? इस खातून के घर वाले आके खाना खिलाएंगे लोगों को। ये रिवाज है। और इसको ऐसे अपनाया जाता है जैसे ये सुन्नत है हमारे। पता नहीं आप लोगों की क्या, हमारी घर वालों में तो यही होता है कि जो फौत हो गया उसके ढूंढा जाता है कि इसके उस यानी इस बंदे को कहा जाता है अपने ससुराल वालों को बुलाओ। बल्कि वो पैसे लेके बेचारे आते हैं कि हमारी बेटी फौत हो गई है। मेरी दादी की डेथ हो गई, ये वाकया मैं इसका विटनेस हूँ। दादी की डेथ हो गई, तो दादा की भी डेथ हो गई थी। राइट, अब दादा को तो नहीं कहना था भाई अपने ससुराल वालों को बुलाओ, वो तो बेचारे फौत हो गए। दादी के भाइयों को ढूंढा गया। मेरे अब्बू के मामू, मेरी दादी के भाइयों को ढूंढा गया, वो ना मिले, उनकी भी डेथ हो गई। मेरी दादी भी डेथ हो गई, उनके भाइयों की भी डेथ हो गई। इनके बेटों को ढूंढा गया। इनको बुलाते नहीं, ये हमारे मसलक से और थे, हमारा मसलक और था, ये मसलक और था। इनको कभी हमने इनके ना रिश्ता किया, कोई हमने इनके साथ लेन देन नहीं किया। सारी उम्र हमने इनसे कभी मिले भी नहीं, जानते थे कि रिश्तेदार हैं हमारे। इन्होंने आके, ये जिंदा थे, इनको लाया गया कि जनाब खाना दें। मेरी आंखों के सामने इन लोगों ने खाना दिया है।
जब हम दफना के आए तो ये लोग आए, हमने उस वक्त इनको देखा कि ये हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। और इन्होंने कहा जी आप खाना कितने का आया, पूरा बैठ के हिसाब किया गया। और मेरे वालिद साहब को, मेरे चाचा को, ताया को इन्होंने पैसे दिए। ये नहुसत है जो हमारे ऊपर नाजिल की गई है, जिसके ऊपर मैं शोर मचाता हूँ और लोग चीज सीख पा होते हैं। कि कितनी बेगैरती है कि औरत जो है बेचारी बूढ़ी होके, कोई 90 साल की उम्र उसमें दादी की होगी, वो फौत हो गई। और रस्म ऐसी दिमाग के अंदर घुसी हुई है कि उसको छोड़ा नहीं गया। किस चीज का वो खाना खा रहे हैं आप? यानी आप देखें कि आप करते क्या है। और इसमें औरतें आगे आगे सबसे ज्यादा। औरतों पे जुल्म हो रहा है, औरतें ही बंद नहीं कर रही। आप जरा शादी के ऊपर देखें, माजरत के साथ, लड़की वाले देखने आ रहे हैं पहला खाना, लड़के वाले, लड़के वाले उनके अब जी, पहले वो माँ बाप देख के गए थे, अब मामू आ रहे हैं, वो लड़की को देखना चाहते हैं। बात पक्की होगी। इनको कपड़े दिए जा रहे हैं, खाना भी खिलाया जा रहा है, ढूंसा भी जा रहा है, साथ गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। वो जी इसके फलां अंकल बाहर से आए थे, उन्होंने कहा जी हमने अपनी बच्ची को देखना है। इनको भी खाना खिलाया जा रहा है, इनको भी कपड़े दिए जा रहे हैं। उसके बाद माइयों आती है जी। हम माइयों बिठाने आ रहे हैं जी। जोड़ा लेके आएंगे 4-5 हज़ार रुपए का। पूरी बारात आएगी, फिर उस दिन इनकी माँ बहनें की जाएगी, इनको खाना खिलाया जाएगा, इनको फिर कपड़े दिए जाएंगे इन सूरों को। ये जाएंगे। उससे अगले दिन बारात, फिर ये बारात के ऊपर आएंगे। इनको खाना भी दिया जाएगा, जहेज भी दिया जाएगा इनकी मर्जी के मुताबिक। एक होगा यहाँ वलीमा। इधर लड़की को बुलाया जाएगा 10 से 25 लोगों को, इतने कहा जाए। और यहाँ इनको कहा जाएगा हमारे लड़के और लड़की को फिर आप वापस ले जाए। अगले दिन वो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मकलावा। और वो पता नहीं कैसे होते हैं, लावा, पता नहीं कैसे लिखते हैं इसके। अब ये एक हरामजदगी होगी। अब वो फिर अपने लड़की लड़के को लेने आएंगे, फिर ये खाना खाएंगे। समझ आई? फिर आप जब उसके बाद हफ्ते के बाद वो फिर आपकी बेटी को आपके पास भेज देंगे। उदास होगी बेचारी, चाह रही है कि दोबारा माँ बाप से मिलना है। उसको लेने के लिए फिर हरामी आएंगे, फिर खाना खाएंगे आपसे। अब बच्ची के कोई बच्चा पैदा होने वाला है, उसको फिर 40-50 दिनों के लिए आपके पास छोड़ दिया जाएगा, संभालो इसे। माँ ज्यादा ख्याल करती है, अच्छा भी, उसके बच्चा पैदा हो गया। अब उस बच्चे का नान शक जिसे बोलते हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाम याद होगा, नान शक देंगे। नान के उसका नान शक, नानकों को शक नहीं है, नानकों को वैसे ही नान शक नाम रखा हुआ है। अब नान के उसकी माँ के कपड़े, यानी बेटे बेटे के, इस बच्चे के कपड़े, इस बच्ची के दादे के दादा के, उस लड़के के, उसकी फुफियों का पूरा एक बंडल बना के इनको फिर देंगे। बेटा किसका है? उस लड़के का। राइट, जिम्मेदारी किसकी थी? उस लड़के की। जिम्मेदारी किसकी है? इसके हॉस्पिटल का खर्चा, इसकी दवाइयों का खर्चा, सब कुछ कौन उठा रहा है? फिर माँ बाप उठा रहा है। राइट। उसके बाद आ गई जी ईद, गर्मियां आ गई। सर्दियों में शादी हुई थी, कहीं भी गर्मियां आ गई, अब गर्मियां आ रही हैं। अब सर्दियां आ रही हैं। राइट। अब शबरात आ गई है। अब कोई बारात आ गई है। अब ये सारा कुछ करने के बाद वो बच्ची फौत हो गई है। वो फिर बात यहां पर आ गई। विश्व सर्कल में हमें डाला हुआ है। इसके ऊपर आपको उलमा बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो बात किसके ऊपर करते हुए नजर आएंगे? उन्होंने हमें एक अजीब चक्कर में डाला हुआ है। हाथ कहाँ बांधने हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है। तरावियां कितनी होंगी, आमीन कहनी है नहीं कहनी ऊंची आवाज में, इनके मसाइल ये है। सुन्नतें मौक्कदा कितनी होंगी और दूसरी सुन्नतें कितनी होंगी। राइट।
इस सारी चीजों का उसको पता है कि हमारे मुआशरे के अंदर एक हराम जिंदगी चल रही है, चलने दो, ये ठीक है। ये मौलवी जनाजे पे भी आएगा, ये मौलवी निकाह के भी आएगा, ये सब कुछ देखेगा। लेकिन इसको जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसने कहा जी ये फैसला अगर तुमने जिंदगी बनाना किया तो तुम जहन्नमी हो, इसके ऊपर तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। बेटी है, तोहफा दो, यहां तोहफे का नाम दिया जाएगा, और तोहफे के नाम के ऊपर क्या क्या होगा। इस्लाम ने इतनी खूबसूरती रखी है कि आपकी सोच है। मैं इनसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, कोई एक बता दे सहाबी ने जाके खाना खाया हो जाके, कोई एक सहाबी, कोई एक रवायत, कोई मन गढ़ंत ही मौजूद हो कि फलां सहाबी जब अपनी बीवी के साथ शादी करने गए थे तो इतने सहाबा साथ लेकर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल दे दो। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वलीमे की दावत का कहा है तो बारात की दावत का भूल गए? वो जी अगर बेटी वाले खाना खिलाना चाहें तो क्या मसला है इमरान साहब, आपको ऐसे ही आपको खारिश रहती है, कोई कीड़ा है आपको तंग करता रहता है हर वक्त, हर वक्त आपके मुंह से यही अल्फाज निकलते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े इतने देख चुका हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी एक वजह के ऊपर, एक मेरे जो बॉस थे मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने, लड़के वालों ने जो ठीक थे, उन्होंने घर के दरवाजे से लेकर लड़की के कमरे तक कारपेट बिछवाया और बिल इनको भेजा कि ये बिल जमा करवा दें आप, कि आपकी लड़की यहां से चलेगी और अपने कमरे तक जाएगी, सारा कारपेट जो है ये आपका, आपने देना है ये बात, ये उम्मीद आप लगा के बैठे हो। और जमाई राजा जब आएंगे उनकी खिदमत भी आप करेंगे। और फिर वो वही सवाल है कि ऐसी उन कौन हो गए फिर। तो सुना ना मामला का लतीफा, कि उसने आया, उसने बाहर दरवाजा नॉक किया, उसके ससुर ने पूछा कौन है, वो इसी बात पे लड़ पड़ा, ऐसी उन कौन हो गए। बस ये फिर उसके आपको, और एक अजीब बेगैरती हरामजदगी कि जी आप लड़की वाले हैं, आप चुप करें, आप ना बोले, हम लड़के वाले हैं। छवि अल्लाह से आप बेटा छीन के लेके आए? अगर यही ये होता, या खुसरा ही हो जाता ये, फिर क्या करते आप? फिर किसको कहते जा रहे? अल्लाह से डरना चाहिए ऐसे काम करते हुए। ऐसे ही होता ना, यस यस सर। फिर आपने इसको बुलाया करना था। हमें खौफ नहीं आता अल्लाह का। मैं कहा चलें, फौतगी की काफी बातें हो रही थी तो मैंने सोचा कि अपना भी गुस्सा निकाल लूं, मुझे तप बड़ी है इनके, इन लोगों के ऊपर। आजकल मस्जिद में मैंने शुरू किया हुआ, मैं लोगों को निकाह सिखा रहा हूँ, निकाह कैसे पढ़ाएं, ताकि आप खुद अपने अजीजों का निकाह पढ़ाएं। तो कल मेरे एक दोस्त ने कहा यार जनाजे का भी बताएं। मैंने कहा कि हम अपने ऊपर बाद में आएंगे, पहले इन बच्चों को तो सिखाएं ना। Where any business carried on by an AOP has been discontinued or where an AOP is dissolved, all the provision of the income tax ordinance shall apply if no such discontinuation or dissolution take place। ऐसे होगा कि जैसे ये फौत ही, यहां भी भुट्टो जिंदा है, यहां क्या है, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो यहां भी क्या है, भुट्टो जिंदा है। Every person, every Bhutto who was at the time of such discontinued dissolution a member of such AOP, हर भुट्टो जो इस फर्म का क्या है, मेंबर था, एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच पर्सन। इससे मुझे वाकया याद आया कि अगर वो बंदा फौत हो चुका है तो उसको किसको ढूंढा जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढा जाएगा। जैसे मेरी दादी के भाई जो थे वो फौत हो गए तो उनके किनको ढूंढा गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढा गया, तुम खाना दो आके। देखा कैसा टैक्स सिस्टम चल रहा है हमारा। हु इज डिसीज्ड शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली। ये ज्वाइंटली एंड सेवरली का मतलब होता है अकेला काबू आ गया या सारे काबू आ गए। ये पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं कि कोई एक आ जाए तो उसके दोस्त भी पकड़ लेते हैं साथ ही। ज्वाइंटली और सेवरली, अकेला आ गया सेवरली,
या जॉइंटली, सबको पकड़ लेते हैं ये, उनको उठा के, बल्कि अब तो उनकी माएं बहनें भी उठा के ले जाते हैं, जो बेचारी घर में, उनको पता ही नहीं होता। लाइबल फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय द एओपी। कितने जबरदस्त सेक्शन है ये। यस। अगर फौतगी नहीं हुई, फिर क्या होगा? कारोबार आपने बेच दिया, तो फिर अगर तो ये बंदा इंसानों की तरह खुद पेमेंट कर देगा, तो जो ट्रांसफरी है उसके ऊपर कोई मसला नहीं। वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर बेचने वाला, प्रीडिसेसर कौन है? ट्रांसफरर। ये आप लफ्ज पढ़ेंगे जाके टैक्स के अंदर, ऑडिट में, सॉरी। एक ऑडिटर जा रहा होता है, एक ऑडिटर आ रहा होता है, तो जाने वाले को प्रीडिसेसर कहते हैं और आने वाले को सक्सेसर। हैज बीन सक्सीडेड इन एनी टैक्स ईयर by any other person's successor otherwise than on the death of the predecessor and the successor transferee, जो नया मालिक है, जो नया कारोबार का मालिक है, continues to carry that business, और इस कारोबार को वो जारी, किसी ने दुकान बेच दी है, मिसाल इसकी क्या है? अक्सर लोग दुकान पूरी की पूरी कारोबार बेच देते हैं। आपने ऐड, चलता हुआ कारोबार बराए फरोख्त, ये वो है, चलता हुआ, चलता हुआ कारोबार बराए। अच्छा, मेरी जिंदगी के बड़े ऐसे वाकयात हैं जिनसे मुझे बड़ी अजीब, मैं बचपन में दीवारों में लिखता था चलता हुआ कारोबार बराए फरोख्त, तो मैं बड़ा ही हैरान होता था। एक ये, और एक कुर्बानी की खालें, कुर्बानी की खालें, इस पे मुझे बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि जब ईद आनी तो उन्होंने कहा जी कुर्बानी की खालें हमें जमा करवाएं। तो मुझे थोड़ी बहुत जो उर्दू आती थी, मैंने कहा ना कुर्बानी की खालें, कुर्बानी का तो गोश्त होता है, वो हमने खा लिया, तो जमा क्या करवाएं फिर? सब मुझे ये नहीं पता, ये खालें जो है, ये खालें क्या होती है? खालें हाइड्स को कहते हैं, वो जो खल होती है, उसकी चमड़ी होती है, उसको कहते हैं। उनका कहने का मकसद था शायर का कि भाई खाल जो है वो हमें जमा करवा दो। तो मैं पढ़ता था कुर्बानी की खालें और जमा करवा दें, भाई पहले कुर्बानी की खालें तो फिर जमा क्या करवाना है? ये बड़ा अजीब सा मेरे दिल में कॉन्सेप्ट होता था। इस तरह चलता हुआ कारोबार, मैं कहता हूँ कारोबार कौन सा होता है जो चलता भी है? कारोबार तो चलता नहीं है, दुकान होती है, तो चलती कैसे है ये मेरे जहन में कुछ जो है ना वो कॉन्सेप्ट होते थे। टूलेट को मैं टॉयलेट पढ़ता था। जितनी देखे ना, 5वीं क्लास तक तो मैंने अंग्रेजी पढ़ी कभी नहीं थी। मैंने तो छठी में जाके एबीसी सीखी है। मुझे छठी क्लास में कुट पड़ी हुई है एबीसी सुनाने के ऊपर। बड़ा अजीब वाक्य है। मैं स्कूल में गया तो वहां जाके बच्चे स्टिक बोलते थे, हम डंडा कहते थे। अब पहला दिन मेरा, उन्होंने जनाब कहा कि जी कल इंग्लिश के अल्फाबेट पढ़ के आइएगा। मेरी जाने बुला, अल्फाबेट किसे कहते हैं? अंग्रेजी मुझे आती थी, एबीसी में पढ़ लेता था। अगले दिन उस्ताद साहब आए, सर्दियों के दिन थे, और उन्होंने मुझे कहा कि चलो भाई, पहले मेरे से अगले से सुना। जब उससे सुना तो उसने जनाब, मैं आपको ये इसको बंद करके सुना, उसने जो मेरे से पहला लड़का था उसने एबीसी सुनाई, तो मुझे समझ आई कि कह रहे एबीसी सुनाओ। तो मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने कहा ATPCD, मैंने वो सारे मैंने सुना दिए। उसने कहा स्टिक लेके आओ। अब मुझे नहीं पता स्टिक किसे कहते हैं। मैं तो गांव के स्कूल से आया हुआ था, वो डंडा ले आया बच्चा, मुझे उस दिन समझ आई इसको स्टिक कहते हैं। फिर उन्होंने मुझे मेरी काफी खातिर मुदारत की सर्दियों में, बड़ी मुझे तप चढ़ी, मेरा हाथ जो है ना सूज गए। मैंने अपने साथ वाले से पूछा ना मुझे मारा क्यों है? कहता नहीं, तुम्हें कहा था एबीसी सुनाओ। मैं कहा सारी सुनाई। कहता तरतीब से सुनाओ। मैं कहा तरतीब से क्यों सुनाऊं भाई? तरतीब से क्या होगा? मैंने कहा कल फिर यही हरकत करना, फिर तुम्हें बताएंगे क्या होता है, कल तुम्हारी तशरीफ पे भी मारेंगे। तो मुझे पहली दफा पता चला कि एबीसी तरतीब में पढ़नी चाहिए, वरना ये उस्ताद जो है ये आपको फिर वो हम जुर्माना कहते वो फाइन कहते थे अंग्रेजी से। असल में मैं किस्मत मेरी कि मैं अच्छे स्कूल में मैं दाखिल हो गया, वो भी एक बड़ा वाकया है मुझे दाखिल करवाना। तो मेरी जिंदगी में ये चीजें रही हैं
कि गांव से जो बंदे पढ़ के आते हैं उनके साथ क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, उनकी क्या हालत होती है। ठीक है। एक लफ्ज होता है नजूमी नागर, मुझे उसकी कभी नहीं समझ आती थी कि ये नजूमी नागर कौन होता है, ये आज भी नहीं पता मुझे। एक दफा मेरे उस्ताद ने मुझे मारा तो मैंने उसको चिवन्नी दी। मैंने कहा उस्ताद जी मुझे मारे ना, ये पैसे ले लो। मुझे नहीं पता था कि वो रिश्वत कहते हैं, क्योंकि मैं घर में काम नहीं करता था, मुझे पैसे देते थे कि चलो ये पैसे ले लो काम करो, तो मैंने भी उनको कह दिया। फिर उन्होंने पैसे जो लेने थे, मुझे जनाब मुर्गा बना के सही उन्होंने अपनी पहले तसल्ली की, फिर कहा कि अपने घर में से किसी को लेके आओ। मैंने कहा यार, यानी मुझे पैसे मिले मैं खुश होता हूँ, इन्होंने मुझे मार मार के दूरा कर दिया। तो मैं ले आया, पता नहीं दादा थे मेरे या अबू थे, मैं किसको ले गया, मैं दादा थे तो मैं उनको ले गया, मैंने कहा ये बुला रहे हैं, मारा बड़ा उन्होंने मुझे। मैं गया तो उन्होंने कहा ये मुझे हमें वड्डी लगा रहा था। तो मुझे उस दिन पता चला कि ये वड्डी होती है, इसको वड्डी, रिश्वत को पंजाबी में वड्डी कहते हैं। ये सानू वड्डी ला रहा सी। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये तुमने क्या हरकत की है। मैं कही तुसी भी इंजी करते जे मेरे नाल, ये रोज ही मारते थे, तो मैंने कहा मुझे ना मारा करो। तो मेरे पास 25 पैसे थे और मैंने जोड़े थे, मुझे मिलते थे 5 पैसे। वो बड़ी मुश्किल से मैंने इकट्ठे किए पैसे ना, रोज का खर्चा बचाया कि यार मुझे 5 पैसे मिलते मैं काम कर देता हूँ, उस्ताद को 25 पैसे दूंगा, मेरी हफ्ते की कमाई थी। तो उन्होंने डबल मुझे जनाब सही उन्होंने मेरी कमाई पूरी की। चलें जी, बड़ा हो गया ना। लें जी, ये हो गया जी। द प्रीडिसेसर शैल बी लायबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द सक्सेशन टुक प्लेस अप टू द डेट ऑफ द सक्सेशन एंड टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड। ये वही रूल है जो एओपी का था, जहां तक ये कारोबार इसने संभाला उस दिन तक ये रिस्पॉन्सिबल है। The successor shall be liable to pay tax in respect of income tax of such tax period after the date of succession। जहां से आगे इसने कारोबार उठाया उस डेट से आगे ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर सक्सेसर प्रीडिसेसर दौड़ गया तो फिर कौन काबू आएगा। बेसिक रूल चलता आ रहा है, जो काबू आ गया उसे पकड़ लो। वेयर द प्रीडिसेसर, कारोबार बेचने वाला, कैनॉट बी फाउंड द टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स टुक प्लेस अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन एंड ऑफ द प्रीवियस, तो सारे का सारा टैक्स नए मालिक से लिया जाएगा। वेयर एनी टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिजनेस में कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीडिसेसर, इट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द दिस पर्सन। हमारा एक बंदा था टैक्स में, प्रिंटिंग का कारोबार करता था, तो उसका कारोबार, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा चढ़ गया, नोटिस काफी ज्यादा आए। तो उसने क्या किया कि अपने कारोबार का नाम ही चेंज कर दिया पूरा, और किताबों में कहा कि वो बंदा दौड़ दौड़ गया है। उस वक्त बाद में उसने शनाख्ती कार्ड भी नया बना दिया, पहले ना ये कंप्यूटराइज नहीं होते थे, तो उसने पैसे पूसे दे के ना शनाख्ती कार्ड भी नया बनवा लिया, नया नंबर उसने इशू करवा लिया अपने नाम पे, नए एड्रेस के साथ। तो हमें वो कहानी सुनाता, वो टैक्स वाले आ गए, तो उन्होंने पूछा वो बंदा कहाँ है, उसने कहा जी वो दौड़ दौड़ गया, हमें क्या पता। तो उसने ये बात पूछ ली थी कि टैक्स वालों को क्या कहना है, उसको ये नहीं कहना ये मैंने कारोबार खरीद लिया है। हमने उसे पहले बता दिया था कि अगर तुमने ये बात कह दी तो तुम काबू आ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ये कारोबार किसका है, ये मशीनें वगैरह इधर छोड़ गया, वो बड़े चालाक थे ना, इसको बकाने की कोशिश की। इसने कहा नहीं, वो सब कुछ ले गया यहाँ से, ये देखें मैं तो बिल्कुल नया बंदा हूँ, ये मेरी मशीनरी मैंने खरीदी है, मैंने ये किया है। तो उसकी जान खलासी करवा दी। अनपढ़ आदमी था लेकिन उसने पहले हमसे पूछ लिया कि करना क्या है, बताना इसको क्या है। बड़ी मैं आर्टिकल्स कर रहा था उस वक्त। तो ये होता है कि आपने अगर कारोबार किसी से खरीद लिया है तो ये मेक श्योर करें कि उसका टैक्स जमा हो चुका हुआ है, वरना आप ही देंगे उसका टैक्स सारा। नहीं जी, आगे है जी एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशन इन द सेकंड शेड्यूल। इस शेड्यूल में है क्या क्या, ये भी आज तक मैंने कभी एग्जाम में देखा नहीं है कि उसने पूछा हो कि सेकंड शेड्यूल की क्वालिटीज बताएं। ये असल में सेकंड शेड्यूल की खुसूसियात है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, द इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स दी जाती है इसमें, कम टैक्स रेट वाली इसमें चीजें बताई जाती हैं, रिडक्शन इसमें बताई जाती हैं।
या लॉ के किसी ऑपरेशन से इसको कम कर दिया जाता है। चार चीजें बताया है कि सेकंड शेड्यूल की क्वालिटी होती है। किसी इनकम को एग्जेम्प्ट करना हो, इस शेड्यूल में लिख दिया जाता है। किसी इनकम पे आपने कम टैक्स लगाना हो तो आप सेकंड शेड्यूल में लिखेंगे। किसी जगह पर टैक्स में आपने रिडक्शन लेनी है तो आप कहाँ लिखेंगे? सेकंड शेड्यूल में। किसी लॉ की प्रोविजन से किसी की जान छुड़वानी है तो आप उसको भी सेकंड शेड्यूल में लिखेंगे। मिसाल क्या है? इनकम एग्जाम्प्ट की मिसाल क्या है? पेंशन। पेंशन एग्जाम्प्ट है, कहाँ लिखी हुई है? सेकंड शेड्यूल में। इनकम टैक्स के आखिर में शेड्यूल है, आप लेट आए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स दिए हुए हैं, सिर्फ टैक्स रेट्स हैं, सैलरीड, नॉन सैलरीड, कंपनी, एओपी, मिनिमम टैक्स, ये सारे रेट्स गिवन है, विद होल्डिंग टैक्स वगैरह। सेकंड शेड्यूल में आप जाएंगे तो वहां एग्जेम्पशन गिवन है, ये चार चीजें वहां मिलेंगी। थर्ड शेड्यूल में आपको डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रेट्स मिलेंगे आपको। इस तरह से शेड्यूल है। पहले पूरा लॉ चलता है, लॉ जब खत्म होता है तो उसके बाद आगे शेड्यूल चलते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। ये है, सही है। तो इस शेड्यूल में क्या चीजें हैं? जैसे लो रेट ऑफ टैक्स है कि इन इन जगहों पर कम टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर के ऊपर आप कहते हैं कि मिनिमम टैक्स का रेट 1.25% है, लेकिन इन इन के ऊपर 0.25% लगेगा, फलां के ऊपर 0.5% लगेगा। यानी नॉर्मल से अगर हटके कोई कम टैक्स लगा रहे हैं तो आप कहाँ लिख दें? सेकंड शेड्यूल में लिख दें। टैक्स रिडक्शन, जैसे फुल टाइम टीचर अलाउंस है, इस साल तो उन्होंने खत्म कर दिया, आपके लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन आगे इन्होंने खत्म कर दिया हुआ है, तो वो कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड। टैक्स में रिडक्शन दी गई है, वो भी कहाँ लिखा है? सेकंड शेड्यूल में। इस तरह किसी के ऊपर अगर कोई रूल अप्लाई ही नहीं होना, जैसे पाकिस्तान में जो मिनिमम टैक्स है अंडर सेक्शन 113, वो एसएमई के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर अप्लाई। यदि सेकंड शेड्यूल में रिलीफ है, खुश आइंदा बातें हैं, कम 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 की चीजें सारी यहां पर मौजूद है। The federal government or FBR with the approval of the federal minister in charge may add, omit or change any clause of the second schedule। आप ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे तो उसको सेक्शन बोलेंगे, राइट? लेकिन आप अगर सेकंड शेड्यूल को पढ़ेंगे तो इसको सेक्शन नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप दोबारा सैलरी का चैप्टर पढ़िएगा तो वहां आपको मिलेगी क्लॉज दिस, क्लॉज दिस। मार्जिनल कॉस्ट के आगे लिखा होगा, मेडिकल अलाउंस के आगे, मेडिकल फैसिलिटी के आगे लिखा होगा, वहां क्लॉज लिखा होगा, सेकंड शेड्यूल। तो फिर आपको समझ आएगी। तो वेयर सर्कमस्टांस एग्जिस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन, वो कहते हैं कि इसके अंदर इन वजूहात की वजह से इसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, कुदरती आफात आ गई हैं जो कि हमारे आती रहती हैं, कोविड आ गया, इस तरह की चीजें। यानी इन जो वजूहात लिखी हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया, पब्लिक इंटरेस्ट जिसको आप कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलेटरल म्यूचुअल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है। यानी आप मुल्क की खातर, खुराक की खातर, बीमारियों की खातर, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप इस शेड्यूल में चेंजेस कर सकते हैं, टैक्स को चेंज करने के लिए। यानी टैक्स एक बहुत बड़ा टूल होता है जो आपकी इकोनॉमी को लेड करता है, डायरेक्ट करता है किस तरफ लेके जाना है। इस इंटरेस्ट पे एग्जेम्प्ट कर दो, निकाल दो जी। क्यों? ताकि इन्वेस्टमेंट आए। ये फला फला चीजें जो इंपोर्ट होगी उसके ऊपर टैक्स ना लो, सेकंड शेड्यूल में डाल दें ताकि इंपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, इन चीजों पे टैक्स रेट कम कर दो, एक्सपोर्ट कर दें, उसके ऊपर टैक्स रेट कम कर दो। तो सेकंड शेड्यूल में आप मुल्क की खातर आप इन तमाम कामों के लिए क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। ये तमाम अमेंडमेंट्स क्या होंगी? शैल बी प्लेस्ड बिफोर द नेशनल असेंबली, इफ नॉट प्लेस्ड बिफोर द नेशनल असेंबली द अमेंडमेंट शैल स्टैंड रिसाइडेड। अगर ये नेशनल असेंबली में पेश ना की गई तो क्या किया जाएगा? इसको नहीं समझा जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने बताया था कि कोई भी दूसरा कानून आपके टैक्स के अंदर जो है वो पंगा नहीं ले सकता। कोई दूसरा कानून
आपके इनकम टैक्स की किसी चीज को एग्जाम्प्ट आपके घर में मुदाखलत नहीं कर सकता। समझ आ रही है कि नहीं? यानी कस्टम वाले इनकम टैक्स को एग्जाम नहीं कर सकते, सेल्स टैक्स वाले इनकम टैक्स को एग्जाम नहीं कर सकते, कोई प्रोविंशियल लॉ इनकम टैक्स को एग्जाम नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हैं। 2 मिनट में। एन एग्जाम्पशन फ्रॉम एनी टैक्स, रिडक्शन इन द टैक्स रेट, रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी, एग्जाम्पशन, ये वो जो ऊपर चारों चीजें थी ना, ये जो भी हम पढ़ के आए हैं कि सेकंड शेड्यूल में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये वही चार चीजें लिखी हुई हैं कि इन चारों चीजों के अंदर कोई दूसरा कानून जो है, अदर लॉ जो है, वो मुदाखलत नहीं कर सकता। ये सेकंड शेड्यूल के अंदर इन चीजों को चेंज करने के लिए सेकंड शेड्यूल के अंदर ही चेंज करनी पड़ेगी। आखिरी चीज है जी लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन। जो एग्जाम्पशन है वो उसी बंदे तक लिमिटेड रहेंगी जिसको ओरिजिनली मिली है, बाकी दूसरों को एग्जाम्पशन आगे फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। ये था जी आज का हमारा चैप्टर। अब हम जरा इसको पेज नंबर 1 पे चले जाएं। तो आज हमने क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं जी? ये चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस सक्सेशन हो गई, एग्जाम्पशन ये हो गई, और 3 डेफिनेशन रह गई हैं हमारी जो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। ये मिसलेनियस चैप्टर जो था वो पालस साहब ने इसमें ऐड किया हुआ था।